हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अनु हिंदी एकेडमी में। आज जो हम लेकर के आए हैं LT ग्रेड मेंस हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने इसका जो है 10 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, जो कि जिसमें 125 शब्दों को लिखना होता है और ये जो है दूसरा भाग इसका है, जिसमें कि 200 शब्दों को लिखना होगा। क्वेश्चन का जो आंसर विस्तृत व्याख्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस आधार पर हमें क्वेश्चन को लिखना चाहिए और कैसे हमें क्वेश्चन को लिखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमें अच्छे नंबर मिल सके। तो आप सभी लोग बने रहिए। ये हमने इसका एक भाग खंड अ कंप्लीट करा दिया है, जिसमें दिया गया है कि इस खंड के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु सीमा शब्द अधिकतम 125 पर निर्धारित है। अब हम इसका जो है दूसरा खंड देखेंगे। ये रहा दूसरा खंड है कि दूसरा खंड में इस खंड के अंतर्गत प्रत्येक जो प्रश्न है उसके जो उत्तर होंगे, उसकी जो सीमा निर्धारित की गई वो 200 शब्दों की निर्धारित की गई है सीमा। तो खंड ब में जो पहला क्वेश्चन है, संत काव्य के विकास में कबीरदास जी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि संत काव्य का कबीरदास जी की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हम कि क्या हमें और कैसे लिखना चाहिए। लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए, ताकि ये होता है कि हाँ, पूरा सार लिखने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकलता है किसी भी क्वेश्चन का, वो लिखना बिल्कुल ना भूलिए सभी लोग। तो ये है कि एक मिनट, पहला 11 क्वेश्चन है खंड ब में संत काव्य के विकास में कबीरदास जी की भूमिका। लगभग हमें 200 शब्दों में से लिखना होता है। चलिए देख लेते हैं। कबीरदास जो है हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति आंदोलन के महान संत कवि थे। कबीरदास जी जो है निर्गुण के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत दो शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण को भी दो भागों में, सगुण को भी काव्यधारों में दो काव्यधारा में। तो निर्गुण के जो प्रवर्तक है वो कबीरदास जी है। संत काव्य के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, कबीरदास जी जो है अपनी वाणी के माध्यम से सत्य, सदाचार, मानवता, प्रेम, समानता और नैतिक जीवन का संदेश दिया है। कबीर ने समाज में फैली जाति पाति, आडंबर, अंधविश्वासों तथा पाखंड का तीव्र विरोध किया था। कबीरदास जी जो है अंधविश्वास, जो आडंबर होते हैं, जाति पाति, बाकी धार्मिक पाखंड, आडंबर का उन्होंने विरोध किया है। ईश्वर की सच्ची भक्ति को जीवन का आधार माना। कबीरदास जी कहते हैं चाहे वो किसी भी जात, किसी भी कुछ भी हो, वो एक इंसान है, वो मात्र शरीर मानव है, तो वो जो है ईश्वर की सच्ची भक्ति का जिनका आधार मानते हैं। उन्होंने कभी जाति पाति और आडंबर इन सब का साथ नहीं दिया है, बल्कि इसका हमेशा विरोध ही किया है। आगे देखते हैं। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। जो ईश्वर है किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि प्रत्येक जो है मनुष्य के भीतर ही वो निवास करता है। उन्होंने गुरु के महत्व को सर्वोपरि माना। जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी अपने इतिहास में या फिर अपनी रचनाओं में गुरु के महत्व को ही स्वीकार किया है, बाकी किसी चीज़ को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। उन्होंने सर्वोपरि स्थान जो जिसका माना है वो गुरु को ही सर्वोपरि स्थान माना है। कहते हैं कि आत्मज्ञान पर बल दिया है। कबीरदास जी आत्मज्ञान पर बल देते हैं। उनकी रचनाएं सरल, सहज और लोक भाषा में होने वाले जन जन तक पहुँचती। जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं वो सरल है, सहज है और लोक भाषा में होने के कारण वो जन जन तक पहुँची है। उनके दोहे साखियाँ आज भी नैतिक शिक्षा और जीवन दर्शन का अमूल्य स्रोत है। जो उनकी साखी है, साखी सुभद्रा बहनी, इनका 3 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है कबीरदास जी का। कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, मानव एकता की भावनाओं को मजबूत किया है। उन्होंने संत काव्य को लोक जीवन से जोड़कर, संत काव्य को उन्होंने किससे जोड़ा है, तो लोक जीवन से जोड़कर उसे अधिक प्रभावशाली और जनोपयोगी बनाया है। उनकी वाणी में सत्य, करुणा, विवेक, कबीरदास जी की वाणी में सत्य, करुणा, विवेक और मानव कल्याण का संदेश निहित है। इसके बाद हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि हमने जो इतना इनके बारे में लिखा है उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष ये है कि कबीरदास जी अपने विचारों और काव्यों के माध्यम से संत काव्य को नई दिशा प्रदान की है। इनका साहित्य जो है आज भी समाज को सत्य, प्रेम, समानता और नैतिक जीवन का मार्ग दिखाता है। कबीरदास जी की जो है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो था
रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 200 शब्दों में। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो अखंड ब में जितने भी क्वेश्चन हैं 10 सभी क्वेश्चनों को 200 शब्दों में ही लिखना है। तो हम देख लेते हैं रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आप किसी भी, जैसे कि जीआरसी के जो भी आपको मेंस लिखना है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो आपको एक आधार मिल सकता है कि हाँ किस तरह से हमें क्वेश्चन को उनके बारे में क्या लिखना होता है, उसके बाद किस तरह से निष्कर्ष निकालना होता है। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, आप तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें श्रृंगार, अलंकार और रीति निरूपण और काव्य कला का विशेष विकास हुआ। रीतिकाल में किसका किसका विकास हुआ, देखिए, जो कि श्रृंगार, क्योंकि वहाँ पे श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा लिखी गई है, जो कि अलंकार से भी वहाँ पे अलंकार ज़्यादा मिलते हैं रीतिकाल में, और रीति निरूपण और काव्य कला का विशेष विकास हुआ रीतिकाल की रचनाओं में। यह काल लगभग 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना जाता है। रीतिकाल, इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि प्रवृत्तियां पूछी गई है तो निम्नलिखित हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें, और रीतिकालीन काव्य में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का सुंदर चित्र मिलता है। संयोग और वियोग दोनों प्रकार के, तो देख सकते हैं प्रमुख प्रवृत्तियां में पहले मुझे थोड़ा सा रीतिकाल के बारे में बताना पड़ा है, उसके बाद हम उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। प्रमुख प्रवृत्तियां में जैसे कि हमने देखा कि वहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता में कौन कौन से रस, संयोग और वियोग दोनों रसों का वर्णन होता है श्रृंगार रस में, और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम की प्रमुख विषय बनाया गया है। जो श्रृंगार रस है उसमें राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसका प्रमुख विषय बनाया गया है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं रीति निरूपण इनका। इस काल के कवियों के काव्य लक्षण, रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का विस्तृत विवेचन किया गया। रीति काल में जो है, जो कवि हैं उनके काव्य लक्षण हैं, उसमें रस है, उसमें अलंकार, उनकी रचनाओं में रस और अलंकार बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं रीतिकाल के कवियों में, और नायिका भेद का भी चित्रण किया गया है विस्तृत। जैसे कि घरानंद पढ़े होंगे आप, बोधा, आलम, इन जो में है नायिकाओं का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। इसमें वियोग भी है, संयोग भी है, मिलन भी है, विरह भी है, सब कुछ का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा रीतिकाल में घरानंद, बोधा और आलम, ये 3 कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल में भूषण भी हैं, लेकिन नायिका भेद का ज़्यादा वर्णन इन 3 रचनाओं में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इन्हें एक बार जरूर पढ़िएगा आप, इसलिए इन्हें रीतिकाल कहा जाता है। अलंकार प्रधान, इनकी जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां, उसमें अलंकार प्रधानता भी है। तो भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो है अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ रीतिकाल में। आगे देखते हैं नायिका भेद का वर्णन। तो इसमें विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के रूप में स्वभाव और मनोभाव का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं प्रकृति चित्रण देखते हैं। तो ऋतुओं, वन, उपवन तथा प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। आदिकाल में जो है प्रकृति का चित्रण जो किसे कहा जाता है, तो सेनापति हैं। सेनापति जो है प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा ही रचनाएं लिखी हैं। तो सेनापति को एक बार आप पढ़ लीजिएगा रीतिकाल में, जो कि प्रकृति के चित्रण के लिए उन्होंने जाने जाता है। आगे देखते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग, अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई। जो रीतिकाल की रचनाएं हैं वो अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, जिसमें काव्य में मधुरता और सरसता आई है। ब्रज भाषा में मधुरता और सरसता पाई जाती है। आगे देखते हैं निष्कर्ष। इतना लिखने के बाद, प्रवृत्तियों के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, कि निष्कर्ष ये है कि रीतिकालीन काव्य की मुख्य विशेषताएं श्रृंगार है, अलंकार, रीति निरूपक, नायिका भेद और ब्रज भाषा है। इस युग के प्रमुख कवि केशवदास, बिहारी, भूषण देव हैं और पद्माकर हैं। जो इस युग के प्रमुख कवि हैं वो केशवदास हैं, बिहारी, भूषण देव और पद्माकर हैं, जिन्होंने हिंदी काव्य को समृद्ध बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना क्या योगदान दिया है, हमें उसके बारे में बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख निर्माता, महान निबंधकार, आलोचक, संपादक और भाषा शोधक भी हैं। इनके नाम पर हिंदी साहित्य का एक युग जो है, कौन सा युग है, द्विवेदी युग कहलाता है, जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, और इन्होंने हिंदी भाषा और समाज को नई दिशा और सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से हिंदी साहित्य का व्यापक विकास किया। कौन सी पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका। इन्होंने जो है 1903 से लेकर के
अरे बोला तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक इनका संपादन किए हैं। 1930 से 1903 से 1920 तक लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। भाषा को सरल, शुद्ध और व्याकरण समस्त बनाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज सुधारक और राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया है। उन्होंने अनेक नए लेखकों और कवियों को प्रोत्साहित किया है। मैथिली श्रीगुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आदि साहित्यकारों को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण जो है कि योगदान रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कि किन किन कवियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है, तो मैथिली श्रीगुप्त जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के कवि हैं, हरिऔध भी द्विवेदी युग के कवि हैं। जितने भी कवि हैं यहाँ पर सब द्विवेदी युग के कवि हैं, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। इनकी आलोचनात्मकता, दृष्टि, संपादन कौशल और भाषा शुद्धि के प्रयासों में हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा को परिष्कृत साहित्य को उद्देश्यपूर्ण तथा लेखकों को नई दिशा देकर आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का महान निर्माता, युग प्रवर्तक माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। बाकी बहुत सारे कवियों ने इस काल को विवादित किया था, तो अलग अलग नाम जो है कि आदिकाल का नाम पड़ा हुआ है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का महत्व। छायावाद के बारे में कुछ लिखने के बाद हमें जयशंकर प्रसाद के काव्य पर प्रकाश डालना है, काव्य संग्रहों पर। तो आगे देखते हैं छायावाद क्या है। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक प्रमुख काव्य धारा है, जिसका विकास 1918 से 1936 ईस्वी के बीच हुआ है। छायावाद का अर्थ है कवि की अनुभूति, कल्पना, प्रकृति सौंदर्य, रहस्यवाद, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। इस युग की कविता में व्यक्ति के अंतर्मन, प्रकृति और सौंदर्य का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण मिलता है। आगे देखते हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ। थोड़ा सा हमने छायावाद के बारे में बता दिया, उसके बाद हमें किसके बारे में था, जयशंकर प्रसाद के बारे में, हमें काव्य संग्रहों के बारे में, उनके महत्व को स्पष्ट करना था। तो पहले हम देखते हैं छायावाद के जो 4 स्तंभ किसे कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेव वर्मा जो है छायावाद के 4 स्तंभों में आते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन से कवि नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन रखा जा सकता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, ये बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का क्या कहा जाता है, पंत को क्या कहा गया है, निराला को और महादेव वर्मा को क्या कहा गया है छायावाद का। छायावाद का महेश जो है किसे कहा जाता है, निराला को मैंने एक बता दिया है, बाकी 2 आपको बताना है कि छायावाद का विष्णु और छायावाद का ब्रह्मा किस कवि को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को या पंत को। इसी क्वेश्चन को आपको हल करना है और कमेंट में जरूर बताना है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक, महान कवि, नाटककार और कथाकार थे। ये उपन्यासकार भी थे जयशंकर प्रसाद। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम, मानवता, राष्ट्रीय चेतना, करुणा तथा दार्शनिक चिंतन का सुंदर समन्वय मिलता है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य संग्रह देखते हैं कौन कौन से इनके काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कामायनी इनकी है। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं महत्व चित्रधार, प्रारंभिक काव्य संग्रह जिसमें भावुकता और प्रकृति चित्रण मिलता है। जो चित्रधार इनका है कब की है, 1918 की है। और किस भाषा में है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें जो है इस काव्य संग्रह में भावुकता और प्रकृति चित्रण का मिलता है इसमें। और इसमें जो है कितनी रचनाएं संकलित है, जो चित्रधार है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताएं जरूर कि इसमें कितनी रचनाएं इनकी संकलित है जयशंकर प्रसाद की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को पता है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, नहीं पता है तो फिर मैं बता देती हूँ। जो चित्रधार है इसमें इनकी 10 रचनाएं संकलित है। कितनी रचनाएं संकलित है, 10 रचनाएं संकलित है। कौन कौन से एक बार हम नाम बता दे रहे हैं। कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, करुणाल, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, छाया, उर्वशी जो चंपू काव्य। उर्वशी एक मैथिली श्रीगुप्त की भी है।
और उर्वशी एक जो है जयशंकर प्रसाद की है, इनकी जो है चंपू काव्य उर्वशी है। और राजश्री, प्रायश्चित और कल्याणी पर्णय, इसमें 10 रचनाएं संकलित हैं चित्राधार में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगले एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको मिल भी सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। कानन कुसुम जो है ये प्रकृति एवं सौंदर्य का मनोहरी चित्रण किया गया। इसमें झरना जो है, झरना कब की रचना है, क्या कोई बता सकता है? झरना इनकी कब की है? तो 1918 की झरना है इनकी। इसमें जो है कि 1918 की छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। छायावादी काव्य की विशेषताओं का सुंदर रूप मिलता है। छायावाद की प्रथम रचना जो है झरना को मानी जाती है और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना भी झरना ही है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं इनकी जो आंसू रचना है वो करुणा है, बीरा है, मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट काव्य। आंसू में जो है करुण है, आंसू के नाम से पता चलता है कि इसमें विरह का वर्णन मिलता है, इसमें करुण भाव का वर्णन मिलेगा। आप लोग नाम से पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या हमें मिल सकता है क्या नहीं। मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट काव्य कहा गया है। आंसू जो 1925 की 25 का है, कब का? 1950 का है। 25 का एक विरह काव्य है। विरह काव्य से जो बच्चन सिंह कहते हैं, ये भी याद करिएगा। विरह काव्य जो इसे कौन कहता है? बच्चन सिंह कहते हैं। आंसू एक स्मृति काव्य भी है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। आंसू एक विरह मानवीय काव्य है, देखिए मानवीय यहाँ पे दिया, तो विरह मानवीय काव्य है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। आंसू का आरंभ कवि की विरह वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ है। आंसू जब अपने वर्तमान रूप में एक प्रबंध काव्य है, राम चतुर्वेदी कहते हैं इसे। आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है जिसमें सखी छंद का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आंसू के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इनकी जो काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद की अगली काव्य संग्रह वो लहर है, जिसमें परिपक्व भावबोध, राष्ट्र प्रेम और जीवन दर्शन का सुंदर समन्वय मिलता है। लहर है, लहर जो है कब की रचना है? तो 1933 ईस्वी की। इसका जो प्रकाशन है 1933 ईस्वी में है। इसमें यह श्रेष्ठ प्रगीतों का संकलन है। अब मुक्तक काव्य कहा जाता है। ये मुक्तक काव्य में कैसा है? मुक्तक काव्य लिखने के लिए जगह नहीं, मैं एक बार बस बोल दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो है 4 रचनाएं संकलित है। लहर में संकलित कविताएं कौन कौन सी है? इसमें 4 जो है कविताएं संकलित है, कौन कौन सी? शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, प्रलय की छाया जो कि लंबी कविता है, पैसेलो की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता। आगे देखते हैं कामायनी, जो कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है इनका, महाकाव्य है ये। कामायनी प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव जीवन, संस्कृति और दर्शन का गहन चित्रण किया गया है। इसमें इसे हिंदी साहित्य की अमर कृति माना गया। देखिए हिंदी साहित्य की अमर कृति कौन है? तो वो कामायनी है। कामायनी कब की है? 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो ये इनके महत्वपूर्ण जो है काव्य संग्रह थे जयशंकर प्रसाद के। अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं कि रचनाओं के पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य संग्रहों के माध्यम से छायावाद को नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है और आज भी अपनी कलात्मक, गहन, संवेदनात्मक तथा दार्शनिक दृष्टि से कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला देखते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, प्रयोगवाद क्या है? इसके विकास में अज्ञेय की योगदान पर प्रकाश डालिए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एलटीक जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें हर एक टॉपिक से हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, मतलब सभी से टॉपिक पूछा गया है। चारों, जैसे कि अगर हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद और नई कविता, तो सभी से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ देखिए प्रयोगवाद पर हम आ गए। पहले हमने आदिकाल पढ़ा, फिर भक्तिकाल पर कबीर का था, फिर रीतिकाल में था, फिर हमने भारतेंदु युग में जो है द्विवेदी युग का देखा था, फिर छायावाद। अब हम देखते हैं कि प्रयोगवाद, इसके बाद नई कविता से क्वेश्चन आया होगा। तो प्रयोगवाद में हमें अज्ञेय के बारे में बताना है। तो प्रयोगवाद के बारे में फर्स्ट लिखने के बाद अज्ञेय ने क्या योगदान दिया ये देखना है। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। ये रहा आंसर। तो प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्य धारा है, जिसका उदय लगभग 1943 ईस्वी में हुआ था। इस धारा के कवियों ने परंपरागत काव्यों, रूपों, भाषा और विषयों से हटकर नवीन प्रयोग किया है। नवीन प्रयोग का मतलब होता है नई नई विचारधाराओं, नए नई चीज़ों का योग करना या नया नया चीज़ें देना। प्रयोगवाद का उद्देश्य कविता को रूढ़ियों से मुक्त कर उसे आधुनिक जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता चेतना, मनोवैज्ञानिक अनुभव तथा
यथार्थ से जोड़ना था प्रयोगवाद का। इसमें नए प्रतीकों, बिंबों, मुक्त छंदों और नवीन शिल्प का प्रयोग है। देखिए प्रयोगवाद से किसका किसका मतलब प्रयोगवाद करना मतलब नई नई चीज़ों का प्रयोग करना। तो क्या क्या प्रयोग हुआ था इस युग में, तो नए प्रतीकों का, बिंब का हुआ था, मुक्त छंदों का और नवीन शिल्पों का भी प्रयोग हुआ था, विशेष रूप से किया गया है। अज्ञेय के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमें अज्ञेय के बारे में लिखना था कि अज्ञेय ने क्या योगदान दिया प्रयोगवाद में। तो अज्ञेय जो है इनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। प्रयोगवाद के प्रमुख प्रवर्तक और समर्थक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रमुख प्रवर्तक और समर्थक कौन है, डॉक्टर अज्ञेय हैं। इन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन कर हिंदी कविता को नई दिशा दी। तार सप्तक कितने भागों में, तो तार सप्तक को 4 भागों किया गया, 4 तार सप्तक हैं। कभी कभी देखिए सप्तक ऐसे शुद्ध लिखा था, कभी कभी सप्तक ये भी आ सकता है, जो कि ये गलत है, ये सप्तक सही है। तो पहला जो तार सप्तक है 1943 में, दूसरा है 1951, तीसरा 1969 में, चौथा 1989 में। इससे ध्यान दीजिएगा ये सन है, कब कब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। नई कविता को दिशा दी। इस संकलन में 7 नवोदित कवियों की रचनाएं प्रकाशित, किसमें 7, जो तार सप्तक है, तार सप्तक से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें 7 कवियों का वर्णन किया गया, 7 कवियों के बारे में कहा गया होगा, 7 कवियों ने रचनाएं की होंगी, जिससे प्रयोगवादी काव्यधारा को व्यापक पहचान मिली है। अज्ञेय ने कविता में व्यक्तिगत अनुभूति, बौद्धिक स्वतंत्र चिंतन, नवीन भाषा, प्रतीक और बिंब विधान को विशेष महत्व दिया है। उनकी प्रमुख कृतियों में हरी घास पर क्षणभर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। इस पर जो है इनकी बावरा अभेरी है, आंगन के पार द्वार तथा इतितल्यम उल्लेखनीय है। निष्कर्ष देखते हैं, इनकी और बहुत ही रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद हिंदी कविता को इन्हें जो है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी रचनाओं पर। तो प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को नई अभिव्यक्ति, आधुनिक दृष्टिकोण और कलात्मक स्वतंत्रता प्रदान की है। विकास और प्रतिष्ठित में अज्ञेय का योगदान सर्वाधिक महत्व माना गया है, इसलिए इन्हें हिंदी के प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कहा जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा गया, तो अज्ञेय को कहा गया। अगला क्वेश्चन जो होगा नई कविता से होगा, क्योंकि हर एक प्रश्न से लिया गया। देखिए प्रेमचंद उपन्यास से लिया गया है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का सम्यक विवेचन कीजिए लगभग 200 शब्दों में। तो देखते हैं प्रेमचंद की उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास देखते हैं। प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास का स्वर्णकाल माना जाता है। जो प्रेमचंद युग है वो हिंदी उपन्यास का स्वर्णकाल माना जाता है। इसका समय लगभग 1918 से 1936 ईस्वी तक मानना है। इस युग में उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन न रहकर समाज की वास्तविक समस्याओं का दर्पण बन गया है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को आदर्श से निकलकर यथार्थवाद की ओर दिशा दी है। जो मुंशी प्रेमचंद हैं उन्होंने उपन्यास को आदर्शवाद से निकालकर यथार्थवाद की ओर दिशा दी है। इनकी कुछ रचनाएं जो यथार्थवाद से प्रभावित हुई है। मुंशी प्रेमचंद की कुछ उपन्यास आगे देखते हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यास में महत्वपूर्ण किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, मध्यवर्ग, गरीबी, शोषण, दहेज, बाल विवाह, जमींदार, इस तरह के उपन्यास जो है देखने को मिलेंगे। प्रथा, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का सजीव चित्रण मिलता है। इन उपन्यासों में मानवता, नैतिकता, राष्ट्रीय चेतना और तथा सामाजिक सुधार की भावना भी प्रमुख है। पात्र जीवन के वास्तविक परिवेश से जुड़े हुए हैं और उनकी भाषा सरल, सहज तथा बोलचाल की है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से ये देखते हैं। तो इनकी जो प्रमुख उपन्यास है प्रेमचंद के वो है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गोदान इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1936 में अंतिम उपन्यास भी माना जाता है इनका। इसमें गोदान को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। देखिए जो गोदान है इनका यथार्थवादी उपन्यासों के अंतर्गत आता है, आदर्शवाद नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है कि प्रेमचंद की कौन सी महत्वपूर्ण उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास माना जाता है, वो गोदान है, जिसमें भारतीय किसान का संघर्ष और सामाजिक विषमताओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। आगे निष्कर्ष देखते हैं कि प्रेमचंद युग ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा, व्यापक सामाजिक दृष्टि और यथार्थवादी आधार प्रदान किया है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ।
ठीक है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास कहा जाता है। इन्हें जो है मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनका युग हिंदी उपन्यास साहित्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण युग माना जाता है। यहाँ तक समझ में आप लोग को बिल्कुल आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाषा से आया है। देवनागरी लिपि की सीमाओं का उल्लेख करते हुए सुधार के प्रयासों पर विचार कीजिए। देवनागरी लिपि के बारे में लिखने के बाद क्या करना है, उसके सुधार के बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की प्रमुख लिपि। किसकी लिपि है, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि की लिपि है। यह वैज्ञानिक, सरल तथा ध्वन्यात्मक लिपि मानी जाती है। इसके बावजूद इनमें से कुछ सीमाएं भी हैं। देवनागरी लिपि की सीमाएं जो हैं संयुक्त अक्षरों में जैसे छ, त्र, ज्ञ को लिखना और पढ़ना अपेक्षाकृत कठिन मानता है। देवनागरी लिपि में किसको कठिन माना गया, तो छ, त्र, ज्ञ को जो है कठिन माना गया है पढ़ने और लिखने में। आगे देखते हैं। अनेक मात्राओं तथा संयुक्त वर्णों के कारण लेखन और मुद्रण में जटिलता आती है। कुछ विदेशी ध्वनियाँ जैसे इसमें कुछ जो है फारसी ध्वनियाँ, जैसे विदेशी ध्वनियाँ कौन सी हैं, ज, फ, ज, ख, ग को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। कंप्यूटर और टंकण के पहले कई तकनीकी समस्याएं आती हैं। कुछ वर्णों के उच्चारण और लेखन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुधार के प्रयास देखते हैं। देवनागरी लिपि में जो सुधार हुए हैं उसके प्रयास देखते हैं कि किन किन कवियों ने, किन किन जो है भाषा वैज्ञानिकों ने इसके सुधार में योगदान दिया है और प्रयास किया है। तो वर्तनी के नियमों का मानकीकरण किया गया है। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग यथासंभव किया गया है। सरल बनाने का प्रयास किया गया है। हिंदी के मानक रूप को बढ़ावा दिया गया है। यूनिकोड तथा आधुनिक कंप्यूटर तकनीकी के कारण देवनागरी का प्रयोग इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों में सरल हो गया है। हिंदी के प्रचार के लिए विभिन्न सरकारी और शैक्षिक संस्थाओं देवनागरी के मानकीकरण पर कार्य किया गया है। निष्कर्ष देखते हैं। देवनागरी लिपि अपनी वैज्ञानिकता, स्पष्ट और व्यापक उपयोग के कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ लिपि में गिनी जाती है। समय समय पर किए गए सुधारों से इनकी अधिकांश सीमाएं दूर हुई है और आज यह आधुनिक तकनीकी के अनुरूप अधिक सक्षम एवं उपयोगी बन चुकी है। आगे क्वेश्चन है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण तथा उदाहरण लिखना है। तो अलंकार से भी क्वेश्चन है। उपमा अलंकार देखते हैं और इसके लक्षण देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति या भाव की तुलना किसी दूसरे वस्तु से, जैसे सा, सी से, सदृश, तुल्य आदि, ये वाचक शब्द है। ये क्या है, वाचक शब्द कहा जाता है। किसे, सामान, सा, सी, दृश्य, तुल्य आदि शब्दों द्वारा की जाती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है कि उपमा अलंकार होता है। इसको उदाहरण देख लेते हैं उपमा अलंकार के। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। वह सिर के समान वीर है। वह सिंह के समान वीर है। यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार हुआ है, तो उपमा अलंकार होता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है। जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है तथा मानो जैसे मनु, जनु, मानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि मानो आकाश में मोतियों की वर्षा हो रही हो। उसका मुख ऐसा चमक रहा था मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर। उपमा दो वस्तुओं की स्पष्ट तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में जो है कि किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। निष्कर्ष देखते हैं कि उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों अर्थालंकार है। उपमा में समानता का बोध होता है। दोनों क्या है, अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि उत्प्रेक्षा में कल्पना और संभावना का संदर्भ दिखाई देता है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों आ सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए उनके भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए उनके भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख करना था 200 शब्दों में। तो प्रमुख बोली जो पूर्वी हिंदी है, इसके अंतर्गत जो भाषा है वो अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी प्रमुख ईदगाह जो क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ है। राजस्थानी के अंतर्गत देखते हैं, इसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढूढ़ारी और मालवी प्रमुख बोलियां हैं। इनका क्षेत्र राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। बिहारी जो है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। इनका जो क्षेत्र है वो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के कुछ भाग है। पहाड़ी हिंदी में इसमें कुमायूं, गढ़वालू और हिमाचली बोलियां प्रमुख है। इनका क्षेत्र उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश अब माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो कालिदास की प्रमुख काव्य तथा नाटक कृतियों का विवेचन कीजिए 200 शब्दों में। कालिदास जो हिंदी संस्कृत साहित्य के जो है कि बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी जो सर्वप्रथम रचना रघुवंशम है, ये लॉनेरे का रघुवंशम है। रघुवंशम के राजाओं का जीवन का महाकाव्य कहा गया। जो रघुवंशम के राजाओं हैं उन्हें जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इनकी जो अगली रचना है वो कुमार संभवम है। इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के वर्णन किया गया है। अगला मेघदूत है। विरही यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से अपनी पत्नी को संदेश भेजने पर आधारित एक खंड काव्य। से ध्यान दीजिए, मेघदूतम जो खंड काव्य, रघुवंशम जो था महाकाव्य है। ऋतु संहार, यह 6 ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहर वर्णन। कितने ऋतुओं का? तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है ऋतु संहार में। अगला है कालिदास की प्रमुख नाटक कृतियां देखते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कि शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन मिलता है इसमें प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें गांधर्व विवाह हुआ था इन लोगों का। यह विश्वविख्यात नाटक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, यह हिंदी साहित्य का या संस्कृत साहित्य का विश्वविख्यात नाटक माना जाता है। आगे देखते हैं, विक्रमोर्वशी, राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र में राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। निष्कर्ष देखते हैं, कालिदास जो है अपने काव्य एवं नाटक कृतियों के माध्यम से संस्कृत साहित्य को अमर गौरव प्रदान किया है। उनकी रचनाएं संस्कृत प्रकृति प्रेम, आदर्श जीवन और उच्च साहित्यिक सौंदर्य की अनुपम धरोहर है। इसलिए कालिदास को संस्कृत साहित्य का महानतम कवि और नाटककार माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा हमारा LT जो है कि LT ग्रेस मेंस का एग्जाम हो, तो उसका पेपर था। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। चैनल को न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अगले और नेक्स्ट वीडियो किस पर मैं वीडियो बनाऊँ, किस पर ना बनाऊँ। लेकिन बहुत से बच्चों का आ रहा था मैसेज कि मैम हिंदी जो व्याकरण का है उसे प्रैक्टिस सेट कराइए, जो कि व्याकरण जो है हर एक एग्जाम में आता है। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, तो जो बहुत ज़रूरी है। तो कल से कोशिश करेंगे कि आप लोग को हिंदी व्याकरण पर प्रैक्टिस सेट लेकर जरूर आए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।